हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मेंडल के सिद्धांत और परिकल्पनाओं के बारे में। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने विभिन्न टाइप के क्रॉसेस के बारे में पढ़ा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और मेंडल के बेसिक्स को समझा था। आज अपन मेंडल की परिकल्पनाओं या फिर सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, मेंडल ने कुल 4 परिकल्पनाएं दी थी। कितनी परिकल्पनाएं दी थी? 4, जिनमें से 3 को सिद्धांतों के रूप में जानते हैं। ठीक है, 4 परिकल्पनाओं में से 3 को कैसे जानते हैं बेटा? सिद्धांतों के रूप में। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि परिकल्पना कितनी थी? 4। नियम कौन कौन से थे? 3 नियम थे। पहला नियम प्रभाविता का था, दूसरा पृथक्करण का, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम थे। ठीक है, पहली परिकल्पना कोई नियम नहीं था उसका। इसका नाम है युग्मित इकाई कारकों का नियम। क्या नाम है इसका? युग्मित इकाई कारकों का नियम। ये पहली परिकल्पना थी। ठीक है, इस परिकल्पना के अनुसार एक जीन को ओनली 2 ही इकाइयां निर्धारित कर सकती हैं, जिनको क्या कहते हैं अपन? एलील या युग्मविकल्पी कहते हैं। देखिए, एलील शब्द जो दिया था वो बार्सन ने दिया था, और जो जीन शब्द दिया था वो जॉनसन ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जीन को दर्शाने के लिए 2 युग्मविकल्पी काम में आती हैं। ठीक है, कितनी युग्मविकल्पी काम में आती हैं? 2। एक इधर है, एक इधर है। ये जो आपको दिख रही हैं वो एक जीन बना रही हैं। ठीक है, ये और ये, इनसे क्या बन गया? एक जीन। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये मेंडल की परिकल्पना थी। ये मेंडल ने बताया था कि एक जीन में 2 युग्म विकल्पी होती हैं, लेकिन ये 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिसको अपन बहुयुग्म विकल्पिता कहते हैं, मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। ये बाद में साइंटिस्टों ने खोजा था, इसलिए बहुयुग्म विकल्पिता जो है वो मेंडल का अपवाद है, मेंडल के नियम का अपवाद। ठीक है, युग्म विकल्पी के संगठन के आधार पर जीन 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका समयुग्मजी जीन। कैसा हो सकता है बेटा? समयुग्मजी, यानी कि होमोजाइगस। एक हो सकता है आपका विषम युग्मजी जीन, हेट्रोजाइगस। एक अर्धयुग्मजी, यानी कि हेमीजाइगस। जब दोनों युग्म विकल्पी एक जैसी हों तो आप उस कंडीशन को कहोगे होमोजाइगस है। जब दोनों अलग अलग हो तो वो हेट्रोजाइगस है। और सिर्फ एक ही युग्म विकल्पी हो तो आप उसको अर्धयुग्मजी कह दो। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसमें दोनों युग्म विकल्पी कैसी हैं बेटा? एक जैसी हैं, ये होमोजाइगस है। इसमें क्या है? दोनों अलग अलग हैं, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। इसमें क्या है? दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगस हो गया। अब मान के चलिए इनमें से एक जो है, एक युग्म विकल्पी खत्म हो जाए, सिर्फ एक ही बचे, तो इस कंडीशन को क्या कहोगे आप? अर्धयुग्मजी। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखिए, मेंडल की इस परिकल्पना को बहुयुग्म विकल्पिता द्वारा तोड़ा गया, मल्टीपल एलिज्म द्वारा तोड़ा गया था, है ना। उदाहरण है इसका मल्टीपल एलिज्म का मानव रक्त समूह, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, या फिर इसको एबीओ रक्त समूह भी कहते हैं। ये मैं आपको अभी आगे कराऊंगा जब आपको बहुयुग्म विकल्पिता पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली परिकल्पना थी, है ना। मेंडल की जो दूसरी परिकल्पना थी उसका नाम था प्रभाविता का नियम। क्या नाम था बेटा? प्रभाविता का नियम। इसको अपन मेंडल का प्रथम नियम भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? मेंडल का प्रथम नियम। यदि एक शुद्ध प्रभावी जीव का निषेचन एक शुद्ध अप्रभावी जीव से कराएं तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें प्रभावी प्राप्त होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 पीढ़ी में ये जो प्रभावी युग्म विकल्पियां होती हैं ये अप्रभावी युग्म विकल्पी के प्रभाव को खत्म कर देती हैं, मतलब इसको प्रदर्शित होने नहीं देती हैं। ठीक है, इसी को कह दिया अपन ने प्रभाविता का नियम। अब जैसे मान के चलिए इधर की साइड में आपने लंबा पौधा ले लिया, इधर की साइड में बौना पौधा ले लिया, इनका युग्मक जन करवा दिया, युग्मक बन गए, है ना। युग्मक बनने के बाद में आपने फर्टिलाइजेशन करवा दिया, निषेचन करवा दिया, निषेचन के बाद में आपको ये पौधे प्राप्त हो गए। तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें कैसी प्राप्त हुई हैं बेटा? लंबी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, देखिए, वह युग्म विकल्पी जो प्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति में स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सकती है उसको अप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं। दोबारा से समझो, ऐसी युग्म विकल्पी जो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पा रही है प्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति में, ठीक है, वो कौन सी है? ये वाली। तो इनको क्या कह दिया? अप्रभावी युग्म विकल्पी। और ऐसी युग्म विकल्पी जो कि अगली पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित करने की क्षमता रखती हैं उनको क्या कह दिया अपन ने? प्रभावी। ठीक है, इस पीढ़ी में कौन अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है? ये वाली। तो ये कौन सी हो गई? प्रभावी। ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार खुद पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक प्रभावी युग्म विकल्पी स्वयं को समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित कर सकता है। देखिए, ये प्रभावी युग्म विकल्पी है तो ये समयुग्मजी अवस्था में है, यहाँ पर ये विषमयुग्मजी अवस्था में है, लेकिन है तो प्रभावी। ठीक है, तो दोनों अवस्थाओं में खुद को दिखा सकता है। लेकिन एक अप्रभावी युग्म विकल्पी जो होता है वो सिर्फ खुद को समयुग्मजी अवस्था में ही प्रदर्शित कर पाएगा। अगर ये समयुग्मजी अवस्था में इस तरीके से है तभी ये खुद को प्रदर्शित कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रभाविता के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं? एक है आपका अपूर्ण प्रभाविता और एक है आपका सहप्रभाविता।
ये आगे आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। ये इसके अपवाद हैं प्रभावता के नियम के। जो पहली परिकल्पना थी इसका अपवाद क्या था? बहुयुग्म विकल्पिता, है ना, मल्टीपल रिलीजम। और जो प्रभाविता का नियम है इसका अपवाद क्या है? ये अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। ठीक है, तो मेंडल जो नियम दे रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ अपवाद देखने को मिल रहे हैं, है ना। देखिए, अब जो नेक्स्ट नियम है मेंडल का, उसका नाम है पृथक्करण का नियम। क्या नाम है इसका? पृथक्करण का नियम। इसको मेंडल का द्वितीय नियम भी कहते हैं। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई अपवाद नहीं है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको अपन युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या फिर इसको अपन सार्वत्रिक मान्य सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये मेंडल का सार्वत्रिक मान्य सिद्धांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है। अब पृथक्करण का नियम है क्या? अभी आपने समझा था कि जब हमने इसका और इसका क्रॉस करवाया था तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें ऐसी प्राप्त हुई, यानी कि लंबी प्राप्त हुई, इसके जैसी प्राप्त हुई। लेकिन होता क्या है, जब इनकी अपन सेल्फिंग करवाते हैं ना बेटा, जब इनकी अपन सेल्फिंग करवाते हैं तो रिजल्ट ये देखने को मिलता है, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, जो पिछली क्लास थी उसमें बताया था मैंने कि ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अब इस रिजल्ट में क्या है कि अप्रभावी युग्मकल्पी, तो F1 पीढ़ी में तो लग रहा था कि ये अपना प्रभाव ही खो चुकी है, ये अपना अस्तित्व ही खो चुकी है। लेकिन जब इसकी सेल्फिंग करवाई तो पता चला कि ये अपना अस्तित्व खोई नहीं है, इसने दोबारा से पृथक होकर के अपना अस्तित्व दिखाया है। ठीक है, और इसको कहते हैं अपन पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं इसको? पृथक्करण का नियम। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप तो आपको पता ही है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप ये आएंगे, है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। F1 पीढ़ी में जो अप्रभावी युग्मकल्पी अपना अस्तित्व खो चुकी थी, F2 पीढ़ी में वही युग्मकल्पी पृथक होकर के अपना अलग अस्तित्व दर्शाती है, अर्थात शुद्ध रूप से प्रकट होती है ना। जो F1 पीढ़ी में अपना अस्तित्व खो चुकी थी वो F2 पीढ़ी में अपना अस्तित्व दिखा रही है पृथक होकर के। ठीक है, मेंडल की प्रथम 3 परिकल्पनाएं मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण द्वारा उल्लेखित की जा सकती हैं, लेकिन जो चौथी परिकल्पना है, या फिर आप कह दो स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, तीसरा नियम, इसके लिए आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तो इसके लिए आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना पड़ेगा। ये स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम क्या कहता है? देखो, आपको पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षणों की वंशागति की जाती है। कितने लक्षणों की वंशागति की जाती है? 2। मेंडल का ये नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। इस नियम के अनुसार जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो उनका विसंयोजन यानी कि पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। पहले तो आप लक्षण समझो, लक्षण क्या होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेंडल ने उद्यान मटर के 7 लक्षणों को दिखाया था। तो ये सभी क्या होते हैं बेटा? लक्षण होते हैं। तो मेंडल कह रहे हैं अपने स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम में कि जब हम 2 लक्षणों की वंशागति, कोई भी 2 लक्षण ले लिए हमने, इनकी वंशागति को एक साथ करके देखते हैं तो ये जो लक्षण है ना, ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, ये अपना अलग अस्तित्व दिखाएगा, ये अपना अलग अस्तित्व दिखाएगा स्वतंत्र रूप से। इसी को कह दिया अपने स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। देखिए, ये इसको डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि जो प्रभावी युग्मकल्पी है ये अप्रभावी युग्मकल्पी को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ये युग्मकल्पी, इस लक्षण की युग्मकल्पी जो है वो किसी और लक्षण की युग्मकल्पी को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है इन सब का। 2 अलग अलग लक्षण जो होते हैं ना, वो अपना अलग अलग अस्तित्व ही दिखाते हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता है बेटा। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था डायबिट क्रॉस में कि पीले और गोल बीज वाले जो थे उनका क्रॉस करवाया था हरे और झुर्रीदार से। तो पीला और हरा ये एक लक्षण हो गया, बीज का रंग, है ना। दूसरा लक्षण क्या है? गोल और झुर्रीदार, यानी कि बीज की शेप, ये दूसरा लक्षण है। तो ये लक्षण जो हैं ये इसको प्रभावित थोड़ी ना करेंगे। ये युग्म विकल्पी जो है वो इसको प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसको नहीं कर सकती है। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है। तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है, और यही स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम होता है। यह नियम केवल उन्हीं जीन्स पर लागू होता है, ये नोट में लिख लेना। ठीक है, ये नियम केवल उन्हीं जीन्स पर लागू होता है जो अलग अलग क्रोमोसोम पर हों, या फिर एक ही क्रोमोसोम पर बहुत दूर हों। ये नियम किस पर लागू होगा? अलग अलग क्रोमोसोम पर। क्या इन दोनों पर, पुष्प के रंग पर और बीज के रंग पर, ये 2 लक्षण हैं, क्या इन दोनों लक्षणों पर स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम लागू होगा? नहीं, क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम सेम ही है। लागू हो सकता है, लेकिन अगर इनकी स्थिति क्रोमोसोम पर बहुत दूर दूर हो, समझ में आ गई बात? एक क्रोमोसोम पर बहुत दूर दूर हो तभी इनमें स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम लागू होगा। ठीक है,
क्या इस पर और इस पर स्वतंत्र अपव्यय का नियम लागू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसकी क्रोमोसोम की स्थिति 1 है, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर है और ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर है। ठीक है, तो इस पर तो आराम से लागू हो सकता है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। बात समझ में आ रही है? तो यही आपका स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, जिसमें एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ठीक, और इसी के साथ आपका जो मेंडलिज्म है वो खत्म हो चुका है ना। अब अपन पढ़ेंगे बेटा पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में, यानी कि पश्च मेंडलवाद के बारे में। इनको आप कहोगे मेंडल के अपवाद। ठीक है, जो मेंडल के बाद में साइंटिस्ट आए थे उन्होंने भी अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपने निष्कर्ष निकाले, मेंडल में कुछ कमियां भी निकाली, तो उनको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक, यहाँ तक जितना भी मैंने करा दिया है आपको इसको अच्छे से लिख लेना है, नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे।